हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप चाहे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आप लोगों ने एएसी पेपर फर्स्ट यानी कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में एमआईएल हिंदी सब्जेक्ट रखा है। बच्चे बात करें हम लोग एमआईएल हिंदी की, तो अभी हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट का आज ये आपका 5वां क्लास होगा। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सभी क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अब आइए आज के इस क्लास पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है संक्षेपण। अर्थात बात करें तो संक्षेपण का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषाएं होती है, इसका क्या विशेषता है, इसके क्या महत्व है, संक्षेपण किस प्रकार से लिखा जाता है, और इसके साथ साथ अंत में हम आपको एक संक्षेपण लिखकर भी दिखाएंगे। तो ये सारा टॉपिक हम आज के एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बस धैर्य के साथ क्लास को देखना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चीजें क्लास में ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए फटाफट से हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है बच्चे, तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स क्लास को ज्वाइन करें और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं करे हो लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि ये जो क्लास है डेली आपको शाम को 8 बजे मिल सकेगी। आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं टॉपिक की। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे संक्षेपण का क्या अर्थ होता है। तो एक शब्द यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, संक्षेपण। ये जो संक्षेपण शब्द है प्यारे बच्चे, यह संस्कृत भाषा का शब्द है। क्योंकि इसमें देखिए, आपको मैंने बताया था कि भाई जो भी आधा अधूरा वाला शब्द होगा ना, यह सब संस्कृत में प्रयुक्त होता है, और उसको आप हिंदी में जो है तत्सम शब्द के रूप में पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो आप संक्षेपण शब्द को देख रहे हैं, यह संक्षेपण शब्द जो है यह संस्कृत का शब्द है। इस शब्द का जो निर्माण है बच्चे, यह छिप शब्द से हुआ है। ठीक है, छिप धातु से हुआ है। छिप धातु में क्या किया गया है, तो सम यहां पर उपसर्ग लगाया गया है और ल्यूट प्रत लगाया गया है। ठीक है, सम क्या लगाया गया है, उपसर्ग, और ल्यूट प्रत लगाया गया है, और ये तीनों मिलकर बच्चे जो है क्या बनाता है, तो एक संक्षेपण शब्द बनाता है। संक्षेपण शब्द में यहां पर देखा आपने कि एक शब्द है छिप। छिप का अर्थ होता है प्यारे बच्चे छोटा करना। क्या होता है बच्चे, आप कहोगे गुरुजी छोटा करना, अर्थात जो संक्षेपण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है यह होता है छोटा करना, यानी कि संक्षेप करना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि संक्षेपण का बच्चे अर्थ क्या होता है। हालांकि वैसे भी स्पष्ट है भाई, संक्षेप करना यानी कि छोटा करना। चलिए इसके परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। तो आप आराम से कह सकते हो कि संक्षेपण है जो कि एक प्रकार का प्रक्रिया है। संक्षेपण क्या है बच्चे, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लंबे वक्तव्य कहने का मतलब बड़ी बड़ी बातें, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भाषण देने के लिए शुरू हुआ तो एकदम लंबा खींच रहा है, तो उस चीजों को आप क्या करेंगे, संक्षेप में कैसे लिखेंगे, यहां से ये जानकारी मिलेगी। साथ में बच्चे लंबे लेख, बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े बड़े कविताएं, है कि नहीं। तो लंबे लेख और इसके साथ साथ जो है बड़े बड़े समाचार, इन सभी चीजों को क्या करते हैं, जब हम लोग 1/3 भाग में व्यक्त करते हैं तो यही आपका संक्षेपण कहलाता है। 1/3 भाग कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि कोई भी लेख 30 शब्दों में दिया हुआ है तो उसको हम 10 शब्द में लिख दिए, यही आपका 1/3 हिस्सा है। तो ऐसे ही आपका संक्षेपण लिखा जाता है। लेकिन इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है बच्चे, वह यह है कि संक्षेपण लिखते समय जो आपका मूल अवतरण है, यानी कि जो मूल रूप से आपको गद्यांश दिए हुए हैं, उस गद्यांश का जो मूल भाव है, जो मूल अंश है, वह खत्म नहीं होना चाहिए, वह आपके संक्षेपण में बिल्कुल निहित रहना चाहिए, जिससे आपके मूल अवतरण का अर्थ को समझा जा सके। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे। तो संक्षेपण को हम लोग सार लेखन भी कहते हैं। संक्षेपण को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे गुरुजी सार लेखन भी कहा जाता है। तो जब आपसे पेपर में मान लीजिए संक्षेपण की जगह सार लेखन पूछ देगा तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इसके साथ साथ आपके सार लेखन यानी कि संक्षेपण को मानसिक प्रशिक्षण भी कहा जाता है। अब कहोगे मानसिक प्रशिक्षण कैसे कहा जाता है, तो जब मैं आपको संक्षेपण आगे लिखकर दिखाऊंगा तो वहां पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह आपका मानसिक प्रशिक्षण कैसे है। हालांकि अगर इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप आराम से देखोगे। जैसे देखो, अगर 30 शब्द का कोई गद्यांश है, इसको आप 10 शब्द में व्यक्त करते हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई यहां पर आपके मस्तिष्क का कसरत होगा, है कि नहीं। यहां पर आप सोचोगे कि आखिर इस 10 शब्द में हम क्या व्यक्त कर दें ताकि इस पूरे मूल अवतरण का अर्थ जो है यह स्पष्ट हो जाए।
तो इसलिए हम इसे मानसिक प्रशिक्षण भी कहते हैं। और इसके जरिए बच्चे जो है आपके लेखन में स्पष्टता आती है, लेखन आपका सरल बन जाता है और साथ में आपका लेखन जो है यह प्रभावशाली भी दिखना शुरू हो जाता है। तो आपके संक्षेपण से कौन कौन सी चीजों का परिवर्तन हुआ? आप कहोगे गुरुजी जो हम लिखते हैं उसमें स्पष्टता आ जाता है, उसे हम बिल्कुल सरल तरीके से व्यक्त कर पाते हैं और हमारे लेखन शैली में प्रभावशालीता भी देखने को मिलती है, प्रभावशील भी हमारा लेखन हो जाता है। चलिए आगे और भी इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे कि बात करें बच्चे तो आपके संक्षेपण को यह भी कहा जाता है कि यह गागर में सागर भरने के समान है। गागर में सागर भरने का मतलब क्या है? गागर मतलब होता है बच्चे घड़ा, और घड़ा तो बहुत छोटा होता है कि नहीं? घड़ा क्या होता है? बहुत छोटा होता है। और समुद्र जो है प्यारे बच्चे, सागर यानी कि समुद्र, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है। तब बताइए इस छोटे से घड़े में जब आप एक समुद्र को समा दे, यही आपका संक्षेपण कहलाता है। तो याद रखिएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, या आपके संक्षेपण की विशेषता को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें इस टाइप से ऑप्शन दिया रहता है ना। गागर में सागर भरता है कौन भाई? तो आप कहोगे सर संक्षेपण। क्लियर है? इसके साथ साथ देखिए तो संक्षेपण के संबंध में जो है एक पश्चिमी विद्वानों के द्वारा, पश्चिमी विद्वान यानी कि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। उनका कहना है कि संक्षिप्तता जो है, यह संक्षिप्तता ही वाक्य दिग्धता की आत्मा है। वाक्य दिग्धता की आत्मा कहने का मतलब बच्चे जो हमारे बोलने की क्षमता है कि नहीं? बोलने की जो दिग्धता है, उस दिग्धता की जो है आत्मा मानी जाती है आपकी संक्षिप्तता। वास्तव में हम बात करें तो आपके संक्षेपण जो है यह हमारी बौद्धिकता की कसौटी है, और ये भी मानते हैं कि संक्षेपण जो है हमारे बौद्धिक गुणों पर आधारित है, क्योंकि जब तक हमारा बौद्धिक विकास उस स्तर पर नहीं होगा तब तक हम एक बेहतरीन संक्षेपण किसी भी चीजों का नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये पाश्चात्य विद्वानों का भी मानना है कि आपका संक्षेपण जो है यह क्या है? तो बौद्धिकता का कसौटी है। तो इस प्रकार से बच्चे आप लोग जो है संक्षेपण के बारे में लिख सकते हैं। संक्षेपण के संबंध में जो मैंने आपको इसका अर्थ बताया, यहाँ पर जो इसकी परिभाषाएं बताया, और एक कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य जो कि संक्षेपण से संबंधित है, वो सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताना गुरुजी ये सारा चीज हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे देखिए अगले टॉपिक पर जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यहां से निकल कर आता है कि संक्षेपण की क्या विशेषता है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहोगे गुरुजी कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा? तो देखिए अगले साल जो 2023 वाले बच्चे एग्जाम दिए थे फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उन लोगों से जो है लगभग यूनिवर्सिटी में पूछा गया था कि संक्षेपण क्या है, इसके महत्वों को लिखे। तो हो सकता है इस बार आपके पेपर में पूछ दे संक्षेपण क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें। तो आइए हम लोग संक्षेपण की विशेषता को बहुत अच्छे और सरल ढंग से समझते हैं। तो संक्षेपण के विशेषता में हम अगर देखेंगे तो सबसे पहले बच्चे वह क्या है? तो वह है संक्षिप्तता। संक्षेपण की सबसे पहली विशेषता क्या है? तो आप कहोगे गुरुजी संक्षिप्तता, जो कि एक सबसे प्रमुख गुण, एक सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में जाना जाता है। जब भी हम कोई संक्षेपण लिखते हैं तो संक्षेपण में बच्चे मूल अवतरण को क्या किया जाता है? 1/3 भाग में लिखा जाता है। कितने भाग में लिख दिया जाता है? आप कहोगे गुरुजी 1/3 भाग में लिखा जाता है। लेकिन 1/3 भाग में लिखने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसके मूल अवतरण का भाव उसी 1/3 भाग में स्पष्ट हो। ऐसा नहीं कि कुछ लिख दिए कुछ छोड़ दिए, कुछ लिख दिए कुछ छोड़ दिए, मूल अवतरण में से हो गया आपका संक्षेपण। ऐसे संक्षेपण नहीं होता है। संक्षेपण में आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बच्चे जो भी आप संक्षेपण में व्यक्त कर रहे हो उस शब्दों से आपके मूल अवतरण का जो है अर्थ आसानी से स्पष्ट हो जाना चाहिए, ताकि आगे पढ़ने वाले लोग जो है आपके भाव को समझ सके। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जब भी संक्षेपण लिखते हैं तो इसमें बच्चे आप सामासिक पदों का विशेष रूप से जो है प्रयोग करें, क्योंकि सामासिक पदों को प्रयोग करने से क्या होती है? तो आपके जो बड़े लंबे लंबे वाक्य हैं वो लंबे लंबे वाक्य बिल्कुल छोटे बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, यहां पर देखो राजा का पुत्र लिखा हुआ है, तो कितने दूर में लिखे? इसमें 3 गो जो है आपको शब्द देखने को मिला, राजा का पुत्र, लेकिन इसके लिए हम एक ही को शब्द यूज करते हैं, राजपुत्र। तो इस तरीके से बच्चे जो है आपको सामासिक पदों का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ आप इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे देखो ईश्वर में विश्वास करने वाला, तो उसके लिए हम लोग क्या एक शब्द यूज करते हैं? जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता होगा उसके लिए हम आस्तिक शब्द का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे जो है आपको इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो है
शब्द का प्रयोग करना चाहिए, मुहावरे वाले शब्द का उपयोग करना चाहिए, लोकोक्तियां शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो इन सभी चीजों के प्रयोग से क्या होता है, आपकी जो संक्षिप्तता है वह थोड़ा सा आकर्षक भी देखने को लगती है और कम शब्दों में आप चीजों को व्यक्त भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पहला पॉइंट जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरा इसकी विशेषता है बच्चे, वह है पूर्णतया या बोधगम्यता। पूर्णतया या बोधगम्यता कहने का मतलब यह है कि जब भी आप संक्षेपण लिखते हैं तो इस बात को सदैव ध्यान रखेंगे कि आपके मूल अवतरण में से कोई भी मूल बातें छूटनी नहीं चाहिए। अगर मूल बातें छूट गया, जो चीज आप कहना चाह रहे हो वही बात अगर आपके संक्षेपण में छूट जाएगा तो इससे आपके मूल अवतरण का भाव स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ पूर्णतया और बोधगम्यता में आप और भी बातों का याद रखेंगे। वह बात यह है कि जब कोई भी आपके सामने मूल अवतरण दिया हो तो इसमें एक चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई शब्द बार बार दोहराया जा रहा है तो आप जो है उसके लिए केवल ऐसे शब्द का यूज करोगे कि बस वो बार बार दोहराया जाने वाला शब्द जो है बच्चे वह एक ही शब्द में खत्म हो जाए, है कि नहीं। जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर चर्चा किया गया हो, अब सब्जेक्ट्स की बात है भाई साहब, जैसे मान लो कि कहेंगे कि किसी विद्यालय में फलाने विषय का फलाने विषय का फलाने विषय का, ठीक है, अलग अलग प्रकार के विषय का जो है यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। तो हम इसके लिए एक कई बार कह सकते हैं भाई यहाँ अनेकों विषय की तैयारी कराई जाती है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है, संक्षेपण में शब्दों का प्रयोग करना है और जो भी आपके अनुचित शब्द हैं, जो भी आपके बार बार दोहराए गए शब्द हैं, उन शब्दों का क्या करेंगे तो यहां से खात्मा करेंगे और उसके लिए उचित शब्द, ठीक है, या फिर कहे तो तथ्य परक शब्द को आप क्या करेंगे अपने संक्षेपण में शामिल करेंगे। क्लियर है। आगे देखेंगे बच्चे तो इसकी और भी विशेषताएं जैसे कि अस्पष्टता। अस्पष्टता का होना तो आपके संक्षेपण में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका संक्षेपण बच्चे स्पष्ट नहीं होगा तब तक सामने से जो उसको पढ़ेगा उसको जो है आपके भावों का पता नहीं चल पाएगा। समझ गए ना। इसीलिए आप याद रखोगे कि जब भी आप संक्षेपण लिखते हैं तो मूल संदर्भ के अर्थ को आप पूर्ण रूप से व्यक्त करो, सरल तरीके से व्यक्त करो और साथ में बच्चे स्पष्ट तरीके से लिखिए ताकि पढ़ने वाला जो है आपके कहने के अर्थों को समझ सकेगा। इसके बाद आपके भाषा में बिल्कुल सरलता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप संक्षेपण लिखते हैं तो उसमें कुछ अटपटांग शब्दों का जिसका अर्थ लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आए, वैसे शब्दों की जगह जो है आप एक ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, एक ऐसे भाषा का प्रयोग करें जिसे लोगों के द्वारा आसानी से समझा जा सके, उसके अर्थों को आसानी से निकालकर उसके कहने के भाव को समझा जा सके। इसके साथ साथ देखेंगे इसमें शुद्धता का होना भी बच्चे बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप चीजों को शुद्ध शुद्ध नहीं लिखिएगा तब तक जो है बच्चे पढ़ने वाला जो है उसे स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पाएगा और उसका एक सही अर्थ नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि हिंदी है और हिंदी में बच्चे यहाँ पर देखिए तो होता क्या है, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है बच्चे तो एक बार कमेंट करके बताना, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके कहने का मतलब यह है कि भाई सुनने में तो एक का जैसा लगता है लेकिन इसका अर्थ क्या होता है तो वह अलग अलग होता है। कहोगे गुरुजी एग्जाम्पल जरा बताइएगा। देखो अगर मैं लिखता हूं अंश तालव्य 100 वाला, ठीक है, तो और फिर लिखता हूं यहां पर अंश बड़ी 100 वाला, तो देखो सुनने में तो दोनों अंश ही लगता है। इसको भी पढ़िएगा तो आप अंश से पढ़िएगा, इसको भी पढ़िएगा तो अंश से पढ़िएगा। अगर मान लो किसी गद्यांश में आपको ये वाला लिखना हो, ये वाला अंश लिखना हो, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा तो यहां पर नीचे वाला लिख दिया, तो इसके अर्थ में देखोगे परिवर्तन कैसे आता है। इस ऊपर वाले अंश का अर्थ क्या होता है तो आप कहोगे गुरुजी भाग होता है या फिर हिस्सा होता है, लेकिन ये नीचे वाला जो अंश है इसका अर्थ होता है कंधा। क्या होता है बच्चे? कंधा, जो कि आपका एल्बो है, कंधा है कि नहीं। तो बताइए अर्थों का परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, देख लिए। इसीलिए आपके संक्षेपण लेखन में शुद्धता बहुत जरूरी है ताकि जो है पढ़ने वाले को उसका अर्थ अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर है। चलिए तो इन विशेषताओं के बीच बात करेंगे तो देखिए आप लोगों ने क्या क्या देखा। अभी आपने देखा कि जो संक्षेपण की मूल विशेषताएं हैं प्यारे बच्चे, वह है संक्षिप्तता, ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे तो अस्पष्टता, क्रमबद्धता और फिर शीर्षक की अनिवार्यता और साथ में जो है बच्चे गागर में सागर भरना। ये सब क्या है तो आपके संक्षेपण की मूल विशेषताओं में से एक माना जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को संक्षेपण की जो विशेषता रही है वह भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बच्चे आप लोगों को जो ये संक्षेपण की विशेषता है ये अच्छे से समझ में आ गया। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। देखिए
नेक्स्ट टॉपिक की बच्चे बात करते हैं तो अगला टॉपिक है आपका निबंध लेखन का प्रकार। अब निबंध लेखन की प्रकार को जब समझेंगे, सॉरी निबंध लेखन नहीं बच्चे, यहां पर क्या करिएगा, संक्षेपण लेखन कर लीजिएगा। यहां पर थोड़ी सी मिसटाइपिंग है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। संक्षेपण लेखन के प्रकार की बात करेंगे तो देखो संक्षेपण जो है मुख्यतः प्यारे बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका समाचार का संक्षेपण होता है, दूसरा आपका जो होता है वह होता है संवाद का संक्षेपण, और तीसरा बच्चे होता है आपके पत्राचारों का संक्षेपण। आइए बारी बारी से इन तीनों संक्षेपण को समझते हैं। तो जैसे कि समाचार के संक्षेपण की बात करते हैं, देखो समाचार के संक्षेपण में बच्चे किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि सबसे पहला चीज तो भाई उसका शीर्षक जो होना चाहिए काफी प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि शीर्षक जब तक प्रभावशाली नहीं होगा समाचार जो है आपका उतना अट्रैक्टिव नहीं हो पाएगा, और जब अट्रैक्टिव नहीं होगा तो लोग उसको इग्नोर करेगा, पढ़ेगा ही नहीं। आप देखते होंगे किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह में, जो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि जो भी हेडिंग बनाया जाता है उसका हेडिंग जो है काफी सेंसेशनल बनाया जाता है, ताकि आपके लिए जो है वह प्रभावशाली हो सके, आपको अपने अंदर खींच सके, और आप उस हेडलाइन को पढ़ करके आपके अंदर एक ऐसी रुचि जगे कि आप उसके नीचे बताई गई सभी बातों को ध्यान पूर्वक पढ़े। समझ गया ना। तो आपके लिए जो है यह क्या जरूरी हो गया आपके समाचार संक्षेपण में, तो कहोगे गुरुजी संक्षेपण को जब लिखेंगे तो यहां पर इसका शीर्षक बहुत आकर्षक बनाना है। इसके साथ साथ संक्षेपण में देखिएगा यहां पर जो समाचार संक्षेपण है उसमें आपके तिथि, स्थान और संबंधित व्यक्ति का जो है विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, ताकि लोगों को यह समझ में आ सके कि आखिर ये जो घटना है यह घटना किस तिथि को हुआ, कहां पर हुआ, और यह घटना किससे संबंधित है। इन सभी चीजों को समाहित करके आपके समाचार का संक्षेपण किया जाता है। आगे बच्चे हम लोग देखेंगे संवाद संक्षेपण। संवाद का मतलब होता है बातचीत। संवाद का मतलब क्या होता है, आप कहोगे गुरुजी बातचीत होता है, अर्थात बातचीत को हम कैसे संक्षेप में व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि बात करें देखो तो हर बातों को संक्षेप में बताना जरूरी नहीं होता है। बहुत सारी बातें हैं जो संक्षेप में समझाई जा सकती है, बहुत सारी बातें हैं जिसको आप संक्षेप में व्यक्त नहीं कर सकते हो। तो भाई जिसको संक्षेप में व्यक्त नहीं कर सकते उसकी तो यहाँ पर चर्चा ही नहीं करनी है, क्योंकि अभी हम लोग संक्षेपण पर सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा विस्तारन, है कि नहीं, कि कैसे कोई भी बातों का विस्तार किया जाता है। लेकिन फिलहाल यहां पर देखिए तो हम लोग संक्षेपण की बात कर रहे हैं, तो हम वैसे संवाद की बात करेंगे जिसे संक्षेप किया जा सकता है। अब देखो जब भी किसी बातों को अगर आपको संक्षेप में लिखना हो तो आप वहां पर याद रखेंगे कि देखो जैसे कोई भी मूल अवतरण हो, जैसे कि वहां पर संज्ञा वगैरह शब्द का ज्यादातर उपयोग किया रहता है। तो जब संज्ञा वगैरह शब्द का ज्यादातर उपयोग है, जैसे किसी का नाम हो गया, कोई स्थान का नाम हो गया, है कि नहीं, तो इस तरह के शब्दों को हटाकर आप संक्षेपण में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि सार्वनामिक शब्द का उपयोग करें। अब जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कोई पंक्ति दिया गया है जैसे राम और श्याम, राम और श्याम दिल्ली जा रहा है कि नहीं, तो मैं इसके लिए देखो ये जो राम और श्याम है एक संज्ञा है, इसके लिए हम कौन सा सार्वनामिक शब्द यूज कर सकते हैं, तो कह सकते हैं वे दोनों। अब बताइए ये जो 3 गो शब्द में लिखल था ओकरा हम 1 गो शब्द में लिख दिए, तो संक्षेपण का मतलब यही होता है कि नहीं। 3 शब्द हैं, एक शब्द में आ गया, तिहाई भाग हो गया, तो आपका संक्षेपण हो गया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से चीजों को क्या करना है, आपको संवाद के संक्षेपण में व्यक्त करना है। साथ में जो भी उद्धरण चिन्ह है जैसे कि आपका इन्वर्टेड कॉमा वगैरह सब हो जाता है, इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, हटा देना है, और जो भी मूल बातें हैं आपको जो बताना है आपको उन मूल बातों को संक्षेपण में रख देना है। क्लियर। चलिए अगला जो है आपका क्या है, पत्राचारों का संक्षेपण। पत्राचार का संक्षेपण प्यारे बच्चे आपके यह कार्यालय में यूज होता है। कार्यालय की बात करें जैसे ऑफिस, ऑफिस में वर्क करने वाले स्टाफ सब तो बड़ा कोरिया होता है भाई, उसके सामने अगर लंबा चीजों को लिख करके व्यक्त करोगे तो पढ़बो नहीं करेगा, और फिर जब पढ़ेगा नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हो समझबो नहीं करेगा और फेंक देगा। इसलिए कार्यालय में प्यारे बच्चे जो है आपके पत्राचारों के संक्षेपण की आवश्यकता होती है। जो भी आप अगर मान लो आवेदन वगैरह देते हैं तो कोशिश करिए कि उसे संक्षेप में ज्यादा से ज्यादा लिखें, ताकि बच्चे जो है पढ़ने वाले जो आपके सामने ऑफिसर्स हैं उस ऑफिसर्स को कम शब्दों में आपके सभी बातों का पता चल जाए कि आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे आपने संक्षेपण के कितने प्रकार देखे, तो आपने 3 प्रकार देखा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग संक्षेपण के तीनों प्रकार अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे चलिए हम लोग संक्षेपण के इंपोर्टेंस को देखते हैं, महत्वों को देखते हैं। तो भैया संक्षेपण का महत्व बड़ा आसान है समझना।
कहोगे गुरुजी कैसे? तो लिखलावा पर ध्यान नहीं दो, हमारे बात पर ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। संक्षेपण के महत्व की बात करते हैं बच्चे, तो आजकल के जमाने में जहां पर लोग इतना व्यस्त है, अपने आप को जहां पर पता नहीं कर पाता है लोग कि हम क्या हैं, इतने लोग व्यस्त हैं अपने जीवन में। इस व्यस्तता के समय में बच्चे आपके संक्षेपण का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। कोई भी काम लोग चाहता रहता है एकदम फटाफट फटाफट खत्म करे। अरे खाना ही है तो एक तरफ दाल रखा हुआ है, एक तरफ चावल रखा हुआ है, एक तरफ सब्जी रखा हुआ है, एक तरफ जो है अनेकों प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। अब ये कौन बार बार हाथ यहाँ हटा उठाएगा, यहाँ रखेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कौन बार बार ले लेकर के खाएगा? अरे एक के बार जो है मिला दो, एक के बार जो है एकदम गपा, है कि नहीं? तो मतलब लोग आज इतने व्यस्त हो गए हैं। इस व्यस्तता के समय में सभी लोग चाहते हैं कि भाई संक्षेप में सारी चीजें अगर हो जाती तो बहुत अच्छा होता। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चे हम बात करेंगे कि कोई भी कार्यालय है, या चाहे वो सरकारी कार्यालय हो चाहे वो गैर सरकारी कार्यालय हो, है कि नहीं? अगर आप वहां पर जाओगे किसी भी सहायता के लिए, कोई भी काम के लिए, तो आपके जैसे जैसे वहां पर बहुते सारा लोग होता है। अब उस बहुते सारे लोगों के कामों को अगर देखना है तो मान लीजिए आप कोई व्यक्तिगत रूप से थोड़ी ना है कि आपके बात को आप लंबा एकदम बताते जा रहे हैं और वहां पर बैठा ऑफिसर आपके बातों को कान तोप कर सुन रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है, आपको तुरंत भगाएगा, है भागो यहां से, दूसरा को आने दो, है कि नहीं? तो इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है अगर आप किसी भी चीजों को विस्तार में बताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए संक्षेपण जो है बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके सरकारी संस्थान के लिए हो, गैर सरकारी संस्थान के लिए हो, और आजकल तो आपके निजी लाइफ में भी संक्षेपण का बहुत ज्यादा उपयोग हो गया है। आप भी चाहते हो कि भाई हम कोई भी चीज करें ना तो बिल्कुल एकदम आसान तरीके से हो जाता, तब बड़ा मजा आता। आपको ये भी चीज अगर हम पढ़ा रहे हैं ना तो इतना लंबा लंबा लिखल है ना, तो तुम भी सोच रहे होगे गुरुजी कथी इतने लंबा लंबा बता रहे हैं, इसको थोड़े से में कह देते हो गया, एग्जाम में लिख करके आ जाते, खत्म हो जाता। पर यहाँ पर आपका संक्षेपण नहीं चलने वाला है, क्या है कि पेपरवा में जब क्वेश्चन पूछेगा तब 5 मार्क का चाहे 10 मार्क, तब 5 मार्क के लिए कम से कम आपको 150 से 200 शब्द तो लिखने पड़ेगा, है कि नहीं? और 10 मार्क के लिए कम से कम 250 से 300 शब्द तो लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर संक्षेप से काम नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पर संक्षेपण के बारे में तो मत सोचना। बाकी अपने लाइफ में तुम जहां भी संक्षिप्तता चाहते हो वहां पर संक्षेपण कर सकते हो। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चे आप संक्षेपण के अर्थों को समझ गए होंगे कि आखिर जो है संक्षेपण का महत्व क्या है आपके जीवन में, संक्षेपण क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे कि संक्षेपण जो है आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे देखेंगे संक्षेपण करने की विधि क्या होती है, चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि आगे जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा बच्चे यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद का संक्षेपण करके भी दिखाऊंगा। तो पहले आप ये जान लो कि संक्षेपण किया कैसे जाता है, इसकी कौन कौन सी विधि है। तो इसके विधियों में बात करें बच्चे तो सबसे पहला जो हो जाता है वह हो जाता है क्या, तो मूल अनुच्छेद को आप अच्छी तरीके से कम 2 से 3 बार पढ़िए। जब 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो उसके कहने का अर्थ आप समझ पाएंगे कि आखिर यह हमें कहना क्या चाह रहा है। तो पहला काम क्या करोगे भाई, आप जो भी अनुच्छेद दिए हुए हैं उस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए, 1 बार 2 बार, जितना बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाए उतना बार उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसके अर्थों को, उसके कहे गए बातों को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा बात कि 1 या 2 बार जो है खंड खंड करके मूल अनुच्छेदों की आवश्यक बातों और तथ्यों को रेखांकित कर लीजिए। रेखांकित करने का मतलब यह है कि जो भी उसमें इंपॉर्टेंट बात है, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो कि अगर किसी के जीवनी के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या क्या होगा, जैसे उसका जन्म दिवस, उसके माता पिता फन्ना चिन्ना वगैरह वगैरह, उसके जीवन काल में जो है बच्चे कौन कौन सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, उन इंपॉर्टेंट चीजों को आप क्या करो तो हाईलाइट करते जाओ और पढ़ते जाओ, हाईलाइट करते जाओ, रेखांकित करते जाओ और पढ़ते जाओ, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, तो उन शब्दों और उन वाक्यों को एक क्रम में अलग अलग लिख लेना चाहिए, जिससे जो है आपको उसके संबंध के बारे में पता चल सकेगा। साथ में बच्चे आपको देखिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करेंगे तो कोई भी चमत्कार पूर्ण युक्तियां हो सकता है, पुनरावृत्ति हो सकता है, लोकोक्ति हो सकता है, या फिर असंगत या फिर अनावश्यक बात, इन सभी चीजों को आपको छोड़ देना है। बाकी चीजें जो मूल अवतरण में, जो कि आपके अनुच्छेद से रिलेटेड हो, जो उसके मूल अर्थों को समझाता हो, आपको उसे पकड़ के बाहर निकाल लेना है। जब वह बाहर निकल जाएगा तो भाई साहब क्या होगा, तो इससे जो है आपके अपने विचार अच्छे तरीके से व्यक्त हो पाएंगे और फिर तब क्या कर सकते हो, आप उसके मूल भाव को समझाने का प्रयास कर सकते हो। क्लियर है? अगला जो है बच्चे, यह प्रत्यक्ष कथन और संवाद को अपने शब्दों में आवश्यकता अनुसार लिखना चाहिए, ठीक है। जो कोई भी चीजें लिखते हैं आप अपने
अनुच्छेद क्या कहते हैं यहाँ पर संक्षेपण में, तो इस बात का याद रखें कि आप वहां पर कोई अनर्गल बातें नहीं बताएं, कोई भी अनावश्यक तथ्यों को नहीं शामिल करें। विशेषतः जो है जिस चीजों की आवश्यकता है, जिन शब्दों का वहां पर आवश्यकता है, वही आवश्यक शब्दों को प्रयोग करें और साथ में बच्चे उसे छोटे से छोटे वाक्य में व्यक्त करने की कोशिश करें। जब भी आप कोई भी यहाँ पर संक्षेपण लिखेंगे तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसमें हम छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, कोई बड़ी लाइन वाला, ठीक है, बड़े वाक्यों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। संक्षेपण में इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए, तो संक्षेपण को लिखने के तरीके समझ गए, कैसे लिखेंगे भाई। पहला काम, हम लोग उसे बार बार पढ़ेंगे ताकि उसके अर्थों को समझ सके। जब उसका अर्थ समझ में आ जाएगा तो उसको अलग अलग खंड में बांटकर हम जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करते जाएंगे। हाईलाइट करने के बाद उन सभी हाईलाइटेड पॉइंट को क्या करेंगे, तो एक क्रम में सजाने की कोशिश करेंगे। जो भी अनावश्यक बात होगी हम उसको बाहर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, तो भाई साहब आपका संक्षेपण लिखना शुरू करेंगे, जिससे उसके मूल भाव को हम समझने का प्रयत्न करते हुए जो है सभी चीजों को व्यक्त करेंगे। इसके बाद बच्चे जो है जो चीजों की आवश्यकता है, जो शब्दों की आवश्यकता है, केवल वैसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे, किसी भी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। और सबसे छोटे छोटे शब्दों में क्या, छोटे छोटे वाक्यों में क्या करेंगे, तो अपने संक्षेपण को लिखने का काम करेंगे। चलिए आगे बच्चे हम लोग देखेंगे, एक आर्टिकल से हमारे सामने एक अनुच्छेद है हमारे सामने, इस अनुच्छेद को हम संक्षेप करके देखते हैं। पहले तो आप इसको पढ़ लो। मैंने पहला काम क्या बताया है, पहला काम बताया, अब यहां पर भागना नहीं है, आपको चीजों को समझना है और आप एक ही बार में समझ जाओगे, कोनो बच्चा नहीं हो, ठीक है। देखो पहला काम करना है, इसको बार बार पढ़ना है। तो हम बार बार काहे पढ़ेंगे जब हमको एक के बारे में समझ में आ जाएगा। कहता है विश्वविद्यालय की कई महिमा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा रौब रहा है नालंदा का, ठीक है। नालंदा का प्यारे बच्चे क्या रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा रौब रहा है। 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य थे, यानी कि आपके नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी थे और 1500 शिक्षक थे, ठीक है। बौद्ध दर्शन, इतिहास, वेद, हेतु विद्या, ठीक है। इसके बाद न्याय शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इन सभी के शिक्षण की यहाँ पर व्यवस्था थी। कई विख्यात आचार्य का नाम जो है नालंदा से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जो है आचार्य थे जो कि आपके नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। लेकिन नालंदा के इतिहास में काला धब्बा भी लग गया है, यानी कि नालंदा का जो इतिहास रहा उसमें काला धब्बा लग गया है। यह काला धब्बा नालंदा के पुस्तकालय को लेकर है। नालंदा का जो ये काला धब्बा है बच्चे किसको लेकर है, तो वहां के पुस्तकालय को लेकर। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से देश की जो सबसे बड़ी हानि हुई थी, वहां के इन पुस्तकालय में जो आग लगी थी वह सबसे बड़ी क्या थी, तो हानि थी। इस अग्निकांड में वे अमूल्य ग्रंथ सदा के लिए भस्म हो गए, जिनका उल्लेख मात्र तिब्बती और चीनी ग्रंथों में देखने को मिलती है। तिब्बती विवरणों से पता चलता है कि नालंदा में पुस्तकालय का एक विशिष्ट क्षेत्र था। यहां पर देखिए विशेषतः जो बात करी गई है वो किसके बारे में बात करी गई है, तो आप कहोगे गुरुजी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात किया गया है। टोटल जो है इसमें कितने शब्द हैं, तो 134 गो शब्द है। अब इसका 1/3 भाग कहेंगे तो देखिए इसका जब 1/3 भाग निकालिएगा बच्चे तो ज्यादा से ज्यादा आपके 44 से 45 शब्द होगा, ठीक है। कितने शब्द होंगे, तो अब जो इसका संक्षेपण लिखेंगे हम लोग तो 44 से 45 शब्द में, हो सकता है ये 50 हो जाए, हो सकता है अगर मान लीजिए आप लिखने की कोशिश करोगे तो 40 शब्द में खत्म हो जाए, है कि नहीं। 5 शब्द इधर 5 शब्द उधर चल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए हम इसके संक्षेपण को लिखते हैं। तो देखो संक्षेपण कैसे लिखेंगे, सबसे पहला बात है शीर्षक कथी दोगे तू लोग बताओ, तो कमेंट करके देखते हैं कि इसका शीर्षक क्या क्या देंगे आप लोग। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोगों को अगर यहां से पता लग गया होगा कि इसका शीर्षक क्या होगा तो एक बार आप लोग कमेंट में टाइप कर दीजिए गुरुजी शिक्षक इसका जो शीर्षक है ये होना चाहिए। अब मेरे अकॉर्डिंग देखिए कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग प्यारे बच्चे इसका शीर्षक होगा नालंदा विश्वविद्यालय की महिमा। क्या होगी, नालंदा विश्वविद्यालय की महिमा, क्योंकि इसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्या बताया गया है, तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे कहा कि विश्वविद्यालय की कई महिमा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा रौब रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का, है कि नहीं। तो हमने लिखा कि नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में काफी चर्चित रहा है। ये इतने बड़े लाइन को बस इतनी छोटे से में लिख दिया। आगे कहता है, आगे क्या कहता है कि यहां पर देखो 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य थे। 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य थे। हमने लिखा कि यहां अनेक विषय, इसके बाद फिर है
आगे देखिएगा तो यहाँ पर बौद्धिक दर्शन, इतिहास, वेद, हेतु विद्या, न्याय शास्त्र, इस प्रकार से जो है अनेकों सब्जेक्ट के क्या थे, तो शिक्षण की यहाँ पर व्यवस्थाएं थी। हमने लिखा कि यहाँ अनेकों विषय के शिक्षण की उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ कई नामी शिक्षक थे, यहाँ पर कई नामी शिक्षक थे बच्चे, है कि नहीं। कई नामी शिक्षक होने के साथ साथ देखिए फिर आगे कहता है कि कई विख्यात आचार्य जो है इस नालंदा से जुड़े हुए थे, लेकिन नालंदा का इतिहास पर जो है काला धब्बा भी लग गया था। यह काला धब्बा नालंदा के पुस्तकालय को लेकर के है। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए किंतु बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो है इसके पुस्तकालय को जला दिया गया। आगे यहाँ पर कहता है ना कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण से जो है देश की सबसे बड़ी जो है हानि होती है, वहां के पुस्तकालय में आग लगा दिया जाता है। तो हम आराम से लिख दिए कि भाई क्या लिखे कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो है इसके पुस्तकालय को जला दिया गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तो जिसके कारण से जो है इसमें स्थित अमूल्य पुस्तक नष्ट हो जाती है कि नहीं। इस अग्निकांड में क्या होता है, तो अमूल्य पुस्तक जो है सदा के लिए भस्म हो जाता है, जिसका उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है, तो तिब्बती और चीनी ग्रंथ में। तो मैंने लिखा कि भाई जिसकी चर्चा केवल तिब्बती और चीनी ग्रंथ में देखने को मिलती है, जो कि टोटली कितना है, 48 शब्द में लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जैक्ट बात करेंगे तो 44 से 45 शब्द होगा। आप 2-4 शब्द इधर 2-4 शब्द उधर करके क्या कर सकते हैं, संक्षेपण को लिख सकते हैं। तो फाइनली देखिए कि जो मैंने यहाँ पर संक्षेपण लिखा है, इससे आपके जो मूल अवतरण है यहाँ पर, इस मूल अनुच्छेद का, मूल अवतरण का बिल्कुल अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चे आपको संक्षेपण लिखा जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग संक्षेपण लिखने के तरीके को समझ गए होंगे, और जब भी आपको संक्षेपण लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप आराम से लिख लोगे। बच्चे तो हो नहीं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, तो चीजों आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से स्पष्ट हो ही गई होगी। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को जितना भी आज के इस क्लास में टॉपिक कराया गया है बच्चे, आपको सभी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार आप लोग बच्चे कमेंट करके बता देना कि आज की जो क्लास संक्षेपण से रिलेटेड थी, जैसे कि मैंने आपको संक्षेपण, इसके अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता, फिर इसके महत्व बच्चे, है ना, फिर इसके बाद जो है इसके प्रकार, इन सभी चीजों को समझाया, संक्षेपण लिखने की विधि के बारे में बताया, संक्षेपण करके दिखाया, है कि नहीं। ये सारा चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर ये सारा चीज अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो आपको बस छोटा सा काम करना है। छोटे से काम क्या करोगे, तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे अपने सभी दोस्तों के बीच। सेशन को लाइक नहीं करे हो, लाइक कर लोगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लास जो है डेली आपको शाम को 8 बजे मिल सकेगी। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।